हर हर महादेव विद्यार्थियों, KSG कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रेक्षणात्मक अधिगम को पढ़ेंगे। प्रेक्षणात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ये जो सिद्धांत है इसका दूसरा नाम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी है, याद रखिएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम एक ही होता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसलिए कहते हैं इसे कि व्यक्ति जो भी सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो वो देख कर ही करता है, देख देख के ही सीखता है। सामाजिक पाठ पढ़ाया नहीं जाता है ज़्यादा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो रीट का सिलेबस है, रीट के सिलेबस के अंदर बाकायदा बांडुरा का नाम दे रखा है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही आपको पढ़ाया कम जाता हो लेकिन इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आराम से पढ़िएगा, फिर आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो अल्बर्ट बांडुरा की सामान्य जानकारी है, ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। बांडुरा एक अमेरिकी कनाडियन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म था वो कनाडा में हुआ था 1925 में। इन्होंने सामाजिक अधिगम के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया था। इन्होंने 1961, 1963 और 1965 के अंदर सुप्रसिद्ध बोबोडोल परीक्षण किया था। बोबोडोल परीक्षण किसने किया था? तो उसका नाम आ जाएगा अल्बर्ट बांडुरा। कब किया था? 1961 के अंदर किया था। बाद में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 63 और 65 में एक्सप्लोर किया था। जो फिल्म दिखाने वाला है वो 1965 में किया गया था, लेकिन जनरली अपन पढ़ लेते हैं उसको। इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार से सामाजिक व्यवहार करना सीखते हैं। इन्होंने कुछ एक पुस्तकें लिखी जिनमें ये नाम है सेल्फ एफिक्सी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, अग्रेशन ए सोशल लर्निंग एनालिसिस, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। ये 5 पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कभी कभी पूछ लेते हैं। इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? वो है प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, निरीक्षणात्मक अधिगम और मॉडलिंग अधिगम। मॉडलिंग अधिगम कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है या ऑप्शन में दे देता है, तो याद रखिएगा मॉडलिंग अधिगम किसे कहते हैं? सामाजिक अधिगम को या प्रेक्षणात्मक अधिगम को। अब देखिए बोबोडोल एक्सपेरिमेंट क्या था, बोबोडोल का प्रयोग क्या था, बोबोडोल है क्या? तो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, ये बोबोडोल होती है। तो देखिए ये प्रयोग था वो 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर स्टैनफोर्ड विद्यालय था। उस विद्यालय के नर्सरी के 72 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था और 72 बच्चों का ग्रुप बना के और फिर इसको किया था। ये प्रयोग बहुत व्यापक स्तर पर किया गया था, बड़े रूप से किया था इन्होंने और कई चरणों में, कई स्टेप्स में जाके ये पूरा हुआ था। यहाँ इस प्रयोग का संक्षिप्त रूप ही दिया गया है, याद रखिएगा। कहीं आप देखो पूरा बोबोडोल परीक्षण तो बहुत लंबा था, लेकिन यहाँ पे उसका निचोड़ दिया है। अब देखिए बोबोडोल इस तरह की एक संरचना होती है, आपने देखी भी होगी इस तरह से। इसमें होता क्या है, ऊपर की तरफ तो ये बिल्कुल खोखला होता है, नीचे इसका सारा का सारा वेट होता है वो कंसंट्रेट होता है। यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। तो हाई स्पेसिफिक वेट होता है वो नीचे की तरफ होता है और लो स्पेसिफिक वेट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। बीच में से काफ़ी चौड़ा होता है नीचे की तरफ और इसके पैर नहीं होते, ये एक गुड्डा होता है बहुत बड़ा। और इसका सेंटर ऑफ मास है वो लगभग नीचे की तरफ सेंटर रहता है। अगर इसको नीचे की तरफ इस तरह से झुकाया जाए तो ये वापस से इस तरह से खड़ा हो जाता है। तो इस तरह का एक गुड्डा होता है, इसको बहुत बद्धा बना के और फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा बोबोडोल क्या होता है। यहाँ पे ये चित्र है, ये आपने देख लिया होगा, बोबोडोल का चित्र है ये। अब देखिए इस प्रयोग के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड विद्यालय के नर्सरी के 72 बच्चों का चयन किया था। इनमें से 36 बॉयज़ थे, 36 गर्ल्स थी। इन सभी बच्चों की उम्र थी वो लगभग 3 साल से 6 साल के लगभग थी। और लगभग 3 साल से 6 साल का मतलब हो गया लगभग वो नर्सरी या केजी के अंदर ही थे। उन्होंने इनके 24-24 के 3 समूह में विभाजित कर दिया इनको। 24-24-24 72 हो गए। देखिए इस तरह से विभाजन किया था इन्होंने। 72 चिल्ड्रन थे, उनमें से 24, 24 और 24
ये 24 थे ये अग्रेसिव रोल मॉडल के लिए थे, ये 24 थे वो नॉन अग्रेसिव मॉडल के लिए थे, और ये जो 24 थे ये किसी भी मॉडल के लिए नहीं थे। इनको किसी भी रोल मॉडल को दिखाया गया नहीं था। रोल मॉडल इन 24 के अंदर एक तो इन 24 के लिए जो रोल मॉडल थे वो दो तरह के रोल मॉडल थे। अग्रेसिव रोल मॉडल थे, लेकिन एक तो फीमेल रोल मॉडल था, एक मेल रोल मॉडल था। फीमेल रोल मॉडल अर्थात महिला, इसको कह सकते हो आप गुड़िया थी। एक तो गुड़िया थी, एक गुड्डा था, और 6 लड़के और लड़कियां, 6 बॉयज 6 लड़कियां, 6 बॉयज 6 लड़कियां, 6 बॉयज 6 लड़कियां, इस तरह से विभाजन किया गया था। तो मैंने पहले भी कह दिया था, एक व्यापक ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो इसमें इस तरह से डिवाइडेशन किया गया था। तो ये भी देखा गया था कि महिला और लड़का और लड़की या फीमेल रोल मॉडल और मेल रोल मॉडल का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों के ऊपर लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी कह सकते हैं। प्रत्येक ग्रुप में 2 मॉडल, एक पुरुष और एक महिला मॉडल के परीक्षण में शामिल होना था। 24 बच्चों के ग्रुप में 6 बालक और 6 बालिकाओं के उपविभाजन थे। इन बच्चों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया गया, और प्रत्येक परीक्षण स्वतंत्र रूप से अलग अलग रूप से किया जाता है, जिससे एक बच्चे का प्रभाव दूसरे के ऊपर न पड़े। जैसे आप भी देखते हो ना, जैसे आपका एक पहली पारी के अंदर कोई टेस्ट हुआ या पेपर लगा, तो आप दूसरी पारी में जाते हैं तो पहली पारी वालों से पूछते हैं कि किस तरह का पेपर आया था। वो कहता कठिन आया था, तो आपको भी लगता है कि मेरा भी कठिन आएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था, बच्चों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था, जिससे एक दूसरे को इफेक्ट न कर पाए। इन 3 समूहों को अलग अलग फिल्म दिखाई गई। इनको फिल्म दिखाई गई, या फिर वो जो रोल मॉडल गुड्डे गुड्डी के साथ या बोबोडोल के साथ जो क्रियाविधियां की जाती थी, वो क्रियाविधियां इन्हें दिखाई गई। पहले समूह को क्या दिखाया गया कि एक व्यक्ति या एक लड़का एक कमरे में आता है, इसमें एक बोबोडोल रखी हुई थी। उस लड़के ने उस बोबोडोल को पीटा, उस पर चिल्लाया और उसको गिराने की कोशिश की, उसको अपशब्द कहे, और उसने अन्य आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया। आक्रामक व्यवहार को कहते हैं अग्रेशन, आक्रामक को कहेंगे अग्रेसिव व्यवहार। अब इसी लड़के को आगे जाकर एक प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वो आया और उसने ये क्रियाविधियां बोबोडोल के साथ की। फिर थोड़ी बहुत देर बाद में उसको दिखाया गया कि एक प्रौढ़ व्यक्ति, ज्यादा उम्र का व्यक्ति था, उस लड़के को पुरस्कार दिया और उसके व्यवहार की बहुत अच्छी प्रशंसा की। ये पहले समूह के 24 बच्चों को दिखाया गया इस तरह की सीन। फिर दूसरे समूह के बच्चों को भी वही स्थिति दिखाई गई जिसके अंदर बोबोडोल रखी हुई थी, लेकिन अब इस स्थिति में जब लड़का आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उस बच्चे को दंडित करता हुआ दिखाया जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि जब बच्चा चिल्लाता है, पीटता है, मारता है और गुस्सा प्रदर्शित करता है बोबोडोल के साथ, तो आगे जाकर एक प्रौढ़ व्यक्ति उसको दंडित करता है। तीसरे समूह में भी यही स्थिति दिखाई गई, लेकिन तीसरे समूह में इस लड़के को न तो पुरस्कृत किया गया और ना ही दंडित किया गया, अर्थात यहां पे न्यूट्रल रखा गया उसके कंक्लूजन को। इस प्रकार के बच्चों के तीनों समूह को अलग अलग फिल्म दिखाई। फिल्म दिखाने के पश्चात सभी बच्चों को एक अलग कमरे में बिठाया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया और इनके व्यवहार का फिर छिपकर परीक्षण किया गया। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, ये फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म के बाद में इस तरह से बच्चों को छोड़ दिया गया खुला, और ये लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां थी, ये स्वतंत्र रूप से क्या उस कमरे के अंदर जो भी बड़े बड़े गुड्डे गुड्डियां या छोटे खिलौने थे उनको क्या कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे उनके साथ। जैसे ये बहुत आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ये भी आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, ये आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रही है, ये कोई लात मार रहा है, ये कोई और व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह से इनके व्यवहार को नोट किया गया। परीक्षण में यह पाया गया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हुए और पुरस्कृत करते हुए देखा था, वे खिलौने के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। इसको मोस्ट लगा लेना। ऐसे कैसे छप सकता है? परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा? परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, या फिर आप टीचर हो तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि कभी भी आक्रामक या फिर
गलत व्यवहार को कभी भी अप्रिशिएट मत कीजिए। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो बालक उसको तुरंत पकड़ेंगे और वो भी आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। वे बालक जिनको दंडित करते हुए दिखाया गया था वे सबसे कम आक्रामक थे, उनको ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बालक को बाद में जाके दंडित करता हुआ देखा था। इस परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक मॉडल को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांवों के अंदर बहुत पागल किस्म के आदमी घूमते रहते हैं, तो अगर पागल किस्म के आदमी को बड़ा आदमी है वो गाली निकालता है तो छोटा भी उसको अकेला रहता है तब गाली निकालता है। तो ये ऑब्जर्वेशन से लर्निंग होती है। अब देखिए ये मोस्ट लगा लेना इस लाइन को। मॉडल देखकर बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने रोल मॉडल को पुरस्कृत होते हुए देखा है या फिर दंडित होते हुए देखा है। आचरण का मतलब बच्चे देखकर सीखते हैं, लेकिन उसको आचरण में तब लाते हैं जब पुरस्कार या दंड मिले उसको, या रोल मॉडल को दंडित करते हुए या पुरस्कार करते हुए देखें। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे सीखते तो गलत और सही दोनों बातें हैं, लेकिन आचरण में वही चीजें लाते हैं जो पुरस्कार और दंड पर निर्भर करती हैं। याद रखिएगा, इसलिए इस चीज को मोस्ट लगा लेना। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कंक्लूजन है। प्रेक्षणात्मक अधिगम के प्रमुख बिंदु क्या क्या है, अब देखिएगा, यहां से प्रत्येक लाइन एक प्रश्न है, ध्यान से समझना। प्रेक्षणात्मक अधिगम वह अधिगम है जिसमें दूसरों को देखकर व्यवहार सीखा जाता है। इससे पहले अनुकरण कहा जाता था। अनुकरण की अंग्रेजी होती है इमिटेशन। इसे सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। दैनिक जीवन में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें यह ज्ञात नहीं होता कि किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रेक्षित करते हैं और उसी तरह का व्यवहार को प्रदर्शित भी करते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग किसे कहते हैं? मॉडलिंग का अधिगम क्या होता है? मॉडलिंग का अधिगम होता है दूसरों को देखकर मॉडल बनाकर सीखना। जैसे सपोज कीजिए आप किसी शादी फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो स्टेज के ऊपर जाकर आपको क्या करना है, तो आप देखते हैं कि दूसरे किस तरह से क्या कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी वहां पे जाके वही काम करेंगे। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार दूसरों के प्रेक्षण और नकल के माध्यम से सीखते हैं। छोटे बालक विवाह करना, घर घर प्रतिभोज आदि खेल खेलते हैं तो वह बड़ों की नकल करते हैं। टेलीविजन, पत्र पत्रिकाओं इत्यादि में अपनी पसंद के और श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर उसी प्रकार की जीवनशैली, कपड़े पहनना, बाल संवारना, ये सभी अनुकरण ही हैं। अनुकरण का मतलब प्रेक्षणात्मक अधिगम ही है। परोपकार, विनम्रता, परिश्रम इत्यादि व्यवहार भी वास्तविक जीवन के प्रेक्षण द्वारा ही आत्मसात किए जाते हैं। जैसे बहुत परिश्रमी है और उसको वास्तव में कोई पुरस्कार मिल रहा है या उसकी बड़ाई की जा रही है तो वो देखकर परिश्रम करना सीखता है। विनम्रता से पेश आना भी बालक देख के सीखता है, परोपकार करना भी देख के सीखता है। बंडूरा ने अपने अधिगम में 4 प्रमुख तत्व बताए हैं। वो प्रमुख तत्व हैं ये 4 तत्व। पहला है अवधान, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अनुकरण और चौथा है अभिप्रेरणा। अवधान का बोलते हैं अटेंशन, स्मृति को बोलते हैं मेमोरी, अनुकरण को बोलते हैं इमिटेशन और अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। सबसे पहले देखते हैं अटेंशन। अटेंशन क्या होता है, ये चीज तो बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एक अलग से टॉपिक लेके, क्योंकि सीटेट में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं अटेंशन से संबंधित। तो अटेंशन क्या होता है ये बाद में बताएगा। फिलहाल अटेंशन का सामान्य अर्थ होता है ध्यान देना। यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना। जैसे आप एक टीचर है, बच्चे को पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते उसकी बच्चे की आंखें स्थिर हो जाती, तो बच्चा, टीचर बोलता है किधर ध्यान है, तो वह अवधान लेता है, उसकी अटेंशन खींचता है। तो प्रेक्षण विधि को सीखने के लिए सीखने वाले का मॉडल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर अटेंशन नहीं है मॉडल की तरफ तो फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम नहीं होगा। उदाहरण के लिए टेलीविजन के अंदर देखकर हम उन्हीं व्यक्तियों के अनुकरण को सीखते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है,
या जो अधिक आकर्षक होते हैं। हम उन व्यक्तियों का अनुकरण नहीं सीखते हैं जो कम आकर्षक होते हैं, जैसे कोई बालक हीरो की तरह ही बाल संवारता है। याद रखिएगा, एक तो एक्टर होता है और एक को एक्टर होता है। एक तो अभिनेता, एक सह अभिनेता। सह अभिनेता के को देखकर कोई भी नहीं सीखता है। क्यों नहीं सीखता? भले वो ज्यादा स्मार्ट दिखे, बहुत अच्छे बाल बनाए, लेकिन उस तरह के बालों को नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ज्यादा ध्यान नहीं खींचता है। तो अवधान होता है वो मॉडलिंग के ऊपर जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा आता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। अधिगमकर्ता को यह स्मृति रहनी चाहिए कि मॉडल ने क्या किया था, अन्यथा अधिगम नहीं हो पाएगा। मॉडल के बारे में स्मृति होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, उदाहरण के लिए किसी पकवान को देखकर बनाना सीखने के लिए उसके सभी चरणों का स्मरण रहना आवश्यक है। आप पकवान बनाना चाहते हैं, आपने हलवाई को देख भी लिया किस तरह से बनाया जाता है रेसिपी, लेकिन आपको यदि सारी स्टेप याद नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए स्मृति जरूरी है। इसी प्रकार यदि किसी बालक को कागज के माध्यम से नाव बनाना सीखना है तो उसे कागज को मोड़ने के सभी चरण याद रखने होंगे। कागज किस किस तरह से कैसे कैसे मोड़ा जाता है नाव बनाने के लिए, उस सारे के सारे चरण उसको याद रखने आवश्यक है। तीसरा नंबर का आता है आपका अनुकरण, जिसको इमिटेशन कहते हैं। अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसमें मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। अनुकरण की योग्यता बहुत जरूरी होती है प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए। 1-2 वर्ष का बालक किसी जूते के फीते बांधने के लिए फीता बांधना तभी सीख सकता है यदि वह हाथों में वह करने की क्षमता रखता हो। 2 वर्ष का बालक होता है वो फीते नहीं बांध सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथों के अंदर वो संचलन नहीं आया है, वो कौशल नहीं आया है, जिसको फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। मैंने आपको उसमें सिखाया था, कब? विकास के अंदर पढ़ाया था। विकास के अंदर मैंने बताया था एक तो सूक्ष्म पेशीय कौशल होते हैं और एक स्थूल पेशीय कौशल होते हैं। 2017 रीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन सा है? उसमें लिखना आ गया था, दौड़ना, कूदना, फांदना और लिखना। तो लिखना सूक्ष्म पेशीय कौशल है। डिटेल के अंदर आपको देखना हो तो बाल्यावस्था को देख लेना, या शैशव अवस्था के अंदर फिजिकल एक्टिविटी दे रखी है, मैंने पेशीय विकास पढ़ा रखा है। चौथा पॉइंट आता है अभिप्रेरणा। अधिगमकर्ता की क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होना आवश्यक है। जैसे नृत्य को देखकर वही नृत्य करना सीखता है जो अभिप्रेरित हो। अभिप्रेरणा भी क्या करती है? सामाजिक अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि अगर अभिप्रेरणा नहीं होगा तो बालक नहीं सीख पाएगा, सामाजिक अधिगम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे डांस करना तो सभी देखते हैं एक्टर को, लेकिन वही डांस करता है जो वास्तव में डांस करने के लिए वो जो ये सोचे अंदर से कि मेरे को डांस आना चाहिए, मैं डांस सीखूंगा, वही सीख सकता है। तो अंदर से अभिप्रेरित होना चाहिए। तो ये था आज का आपका अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये अधिगम का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे देखकर सीखते हैं और बच्चे देखकर ही सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अग्रेशन। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो अग्रेशन से आएगा। अग्रेसिव व्यवहार है वो बहुत जल्दी नोट आउट करते हैं, और अग्रेसिव व्यवहार को कभी भी यदि आप पुरस्कार होते हुए देखेंगे तो पुरस्कृत होते हुए अग्रेसिव व्यवहार को तुरंत लर्निंग होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, कभी अग्रेसिव व्यवहार को बच्चों के सामने पुरस्कृत नहीं करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा टॉपिक लेंगे अधिगम में। तब तक के लिए हर हर महादेव,